एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 197। 197 बात करता है कि जजेस और आपका पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस कैसे चलेगा। सिंपली बात करें कि अगर एक जजेस ने कोई अपराध कर दिया, पब्लिक सर्वेंट ने अपराध कर दिया जब वो अपनी ड्यूटी पर है, ठीक है, तो देखिए ऐसे समझिए 197 क्या कह रहा है। 197 कह रहा है दो बंदों की बात कर रहा है, एक जजेस की, जजेस में आपके मैजिस्ट्रेट भी आ जाएंगे, या पब्लिक सर्वेंट की। पब्लिक सर्वेंट कौन, जो सेक्शन 21 में बोला है, ये जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे है, ठीक है, और इन्होंने कोई अपराध कर दिया तो इनके ऊपर कोई केस चल सकता है या नहीं चल सकता वो देखा जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं पीसी एक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। मान लो इनमें से किसी ने भी, पब्लिक सर्वेंट ने या जजेस या मैजिस्ट्रेट में से किसी ने भी आपका पीसी एक्ट में अपराध कर दिया, ठीक है, तो आपका इनके लिए अलग से कोड बनी हुई है, वो चीज आपका प्रिवेल नहीं करेगी। ये तो मैंने आपको बस एक जनरल एक बात बता दी है। हालांकि उसमें एक अलग प्रोविजन दे रखा है पीसी एक्ट में कि अगर ऑन द स्पॉट पकड़ा गया, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है आपका सेंक्शन लेने के लिए, और अगर सेंक्शन है तो 1 महीने के अंदर देना ही पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीज चल रही है। पर 197 में क्या लिखा है हम वो बात करते हैं। 197 में कहा है कि व्हेन एनी पर्सन हु इज जज और मैजिस्ट्रेट और अ पब्लिक सर्वेंट नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस बाय हिज सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस एलिज्ड इन व्हाइल परपेट्रेटिंग इन डिस्चार्ज। मतलब यानी कि उन्हें नहीं निकाला जा सकता जब तक वो अपनी कॉग्निजेंस ना ले ले। सॉरी, मतलब यानी कि एक जज है और आपका ये पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट में कोई भी मान लीजिए, पुलिस, आईएएस ऑफिसर, कोई भी मान लीजिए, ठीक है, तो ये जब अपनी ड्यूटी, इनको आपका जॉब से मतलब नहीं निकाला जा सकता तब तक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का या आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉग्निजेंस ना ले ले, यानी कि डिपार्टमेंट में आप इनका अगर बात कर लें देन उसके बाद ये करेंगे। तो कोई कोर्ट इनसे रिलेटेड कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, ठीक है। अगर ये, अब देखिए इसमें एक और चीज है, मान लो ये एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, ये अपने ऑफिस में कोई चीज कर देता है और कोई अपराध कर देता है, तो क्या ये चीज उस पर अप्लाई होगी? क्योंकि ये भी उस वक्त ड्यूटी पे था, ठीक है, और ड्यूटी पे इसने अपना कोई ड्यूटी जो पब्लिक डिस्चार्ज वाली ड्यूटी थी, पब्लिक ड्यूटी थी, ठीक है, पब्लिक ड्यूटी वाले काम पे इसने कुछ करा है कि इसने आपका कोई करप्शन कर दिया या कुछ ऐसे कुछ अपराध करा है। मान लो इसने पर्सनली कोई अपराध करा है, पर्सनल का मतलब यानी कि मान लो इस आईएएस ने अपनी वाइफ के साथ कोई अपराध करा है, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करा है अपना, तो इस पे सेंक्शन की जरूरत है, इस पे सेंक्शन की जरूरत नहीं है। जब ये ड्यूटी है, जब ये अपना कोई काम कर रहे हैं तब। यहाँ पर इनके पर्सनल ड्यूटी पे, मान लो ये आईएएस था, ये किसी के से लड़ाई हो गई, इसने किसी का सर फोड़ दिया, तो यहाँ सेंक्शन की जरूरत है? आंसर इज नो, यहाँ सेंक्शन की जरूरत नहीं है। जब ये अपना पब्लिक ड्यूटी में कोई काम कर रहे हैं तब हो जाए। मान लो एक पुलिस वाला था, वो पब्लिक ड्यूटी पे था, उसने किसी को गोली मार दी, तो आपका सेंक्शन की जरूरत है, अदरवाइज सेंक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये पर्सनली अगर कुछ करे तो उसमें नहीं है। इन केस ऑफ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड, अगर अब कौन कौन किसकी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई है आपका, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, ठीक है, आपका परमिशन लगेगी, सेंक्शन लगेगी। और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा। और अगर अब यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड एलएस कमिटेड, अब मान लीजिए जैसे कि कहीं पर आपका आर्टिकल 356 लगा हुआ है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवा रखा है, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो आपकी निर्कस्तित हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है अभी, मतलब कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए होती है, ठीक है। तो वहां पर अगर मान लीजिए कोई सेंक्शन लेने की जरूरत है तो कौन सेंक्शन देगा? तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सेंक्शन देगी। सिंपली से ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आपका प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था, ठीक है, तो वहां पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट वहां थी नहीं, अब मान लो वहां के किसी स्टाफ के ऊपर चलाना था केस, उसके लिए सेंक्शन चाहिए, तो अब वो कोर्ट किससे सेंक्शन मांगेगी? जम्मू कश्मीर तो मांग नहीं सकती, फिर ये मांगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज लिखी है। और इसमें यहाँ पे लिखा है कि कोई भी डाउट ना रहे, कोई सेंक्शन की जरूरत नहीं है अगर आपका जो पब्लिक सर्वेंट या जज इन अपराधों में, जज या पब्लिक सर्वेंट आपका इन अपराधों में अगर दोषी पाया जाता है, जो वुमेन से रिलेटेड है, 354, 354 ए बी सी डी, 370 या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन केसों में 509 इनमें हो जाता है, कोई सेंक्शन की जरूरत नहीं है। मान लो किसी ने, कोई एक आईएएस ऑफिसर था, वो अपनी ड्यूटी पे था, उसने किसी लेडीज के साथ 509 वाला ऑफेंस कर दिया, और मतलब उसे गंदे वर्ड्स बोल दिए, या उसके साथ छेड़खानी करती है, उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए, ऐसा कुछ कर दिया, तो आपका कोई सेंक्शन की जरूरत नहीं है, कोर्ट सीधा डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक है, कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? कॉग्निजेंस का मतलब है कि जैसे कि ट्रायल होता है, यहीं पर आपका कोर्ट अपना माइंड लगाती है, ठीक है, कि केस बनता नहीं बनता। क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आपका सेंक्शन की जरूरत है? आंसर इज नो। इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, ट्रायल बिगेन करने के लिए आपका सेंक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय एनी मेंबर आर्म फोर्स। अब मान लीजिए कोई कोर्ट आपका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती अगर किसी आर्म फोर्स वाले ने करा है, जैसे बीएसएफ ने कुछ कर दिया, ठीक है, जब वो अपनी ड्यूटी पे थे, या आपका कोई भी, मतलब पीएसएफ हो, कोई भी आपका आर्म फोर्स हो गई, बीएसएफ हो गई, नेवी हो गई,
आर्मी ऑफिसर्स हो गए, कोई भी हो गए, आपका नेवी, एयरफोर्स, इन सबसे रिलेटेड अगर वो कर ले तो इनके वक्त पे किसकी चाहिए, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और यहाँ लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट, देखो यहाँ तो आर्मी की बात हो गई, ठीक है, यहाँ पर आर्मी या आपका पैरामिलिट्री की फोर्स की बात हो गई, सीआरपीएफ या आईसीआईएसएफ, इनकी बात हो गई। स्टेट गवर्नमेंट में किसकी बात आ रही है, पुलिस की बात आ रही है। यहाँ पहले थर्ड पॉइंट में किसकी बात आ रही है, पुलिस की। बट यहाँ पर दिल्ली पुलिस नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लो एक पुलिस वाले पे कार्रवाई चलानी है, तो किसकी सैंक्शन की जरूरत है, आपका स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन है। पर दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में जो है वहाँ की जो दिल्ली की जो पुलिस है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दिल्ली में थोड़ा सा रूल अलग है। अब 3A क्या कह रहा है कि 3A ये कह रहा है कि आपका नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड आर्म फोर्स मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक, मान लीजिए वही वाली बात कह रहा है, सेंक्शन वाली बात कर रहा है कि अगर जैसे जम्मू कश्मीर के एग्जांपल को समझिए, जम्मू कश्मीर में आपका वहाँ पर 356 लगी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, यानी कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे निस्तार करके वहाँ पर कर दिया। वहाँ की किसी आर्म फोर्स ने कुछ कर दिया गड़बड़, तो किसकी परमिशन लगेगी, आपका इनके लगेगी। पर यहाँ पर एक और चीज आती है सिचुएशन कि मान लो जम्मू कश्मीर की जो पहले वाली सरकार थी, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने सेंक्शन दे रखा है, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट आके कहती है हम सेंक्शन वो हटा रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकती है, कोर्ट कहेगी नहीं, आगे पहले वाली सरकार ने हमें सेंक्शन दे रखा था, हम तो उसी की मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो चीज भी चल सकती है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं कि रिसीव एसेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए, फिर उसके हिसाब से चलेगा। फिर यहाँ पर लिखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट केस में भी डिटरमाइन द पर्सन whom they manner offense with the prosecution of judges or magistrate public servant and specified the court trial to begin। अब यहाँ पर क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से ये भी तय कर सकती है कि कौन से लेवल का केस, जो केस लगा है उसका ट्रायल कौन सी कोर्ट कर सकती है। मान लो जजेस के ऊपर जो केस चलाना है वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस कौन से लेवल के जज के ऊपर केस चलेगा। सिंपली सी बात कह रहा है और कुछ नहीं है इसमें। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 198। 198 बात कर रहा है कि अगर ऑफेंस से रिलेटेड, ऑफेंस अगर मैरिज से रिलेटेड है, चैप्टर 20 आपका आईपीसी, ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, तो उसका भी कोर्ट कॉग्निजेंस डायरेक्टली नहीं ले सकता जब तक आपका विक्टिम कंप्लेंट ना करते। जैसे मान लो आपका ये एक आदमी है, ए एक हस्बैंड है, इसकी एक एक्स वाइफ है, ठीक है, फर्स्ट वाइफ है ये, इसने ए ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। अब इसकी कंप्लेंट आप इसके नेबर को पता चल जाए कि ये इसने दूसरी शादी कर रखी है, ये जाके पुलिस में कंप्लेंट करे या कुछ करे, कोर्ट क्या इसमें कॉग्निजेंस लेगी, आंसर इज नो। कोर्ट यहाँ पर अपना माइंड अप्लाई नहीं करेगी जब तक विक्टिम आके कंप्लेंट ना करे। तो यही कह रहा है कि जब तक विक्टिम आके कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक मैरिज से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है 20 से रिलेटेड उस पर आपका कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। क्या लिखा है, द नो कोर्ट दे टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर चैप्टर 20। चैप्टर 20 में आपका बाइगेमी और ये वो मैरिज से रिलेटेड है, एक्सेप्ट द कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीव। एग्री पर्सन यानी कि जो विक्टिम है वो ना आके करता है। विक्टिम हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, क्योंकि बाइगेमी सिर्फ ये थोड़ा ना है। अगर मान लो ये वाइफ एक्स है, इसका एक हस्बैंड 1 है, ठीक है, और इसका एक दूसरा हस्बैंड भी इसने कर लिया, इसने बाइगेमी करी ना, तो ये भी फंसी, तो यहाँ विक्टिम कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो बाइगेमी तो दोनों के लिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रोवाइड राइट दे रहा है, बट कि परंतु सच पर्सन इज अंडर एज। अब मान लीजिए ये जो विक्टिम था, मान लो जो ये विक्टिम है, ठीक है, ये आपका अंडर 18 ईयर्स है, ठीक है, और लुनेटिक है, लुनेटिक है या इडियट है, ठीक है, यानी कि लुनेटिक इडियट है या अंडर 18 ईयर्स है 1 और 2, या सिकनेस है, कोई बीमार है, या इन्फॉर्मिटी अनेबल टू मेक कंप्लेंट, यानी कि अपंग है कि कंप्लेंट नहीं कर सकता, ठीक है, कर सकता, और इज अ वुमेन हु अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम और मैनर, या ऐसी एक वुमेन है, यानी कि पांचवी बात कर रहा है कि एक वुमेन है, ठीक है, पर ऐसी वुमेन है जो आपका उसके लोकल कस्टम्स उसे अलाउ नहीं करते कि वो पब्लिक में जाए, ठीक है, ऐसी है तो फिर आपका इनके बिहाफ पे कोई और भी कंप्लेंट कर सकता है जिसको ये ऑथराइज्ड करे, ठीक है। जैसे मान लो ये एक लेडीज है, ठीक है, जैसे ये एक लेडीज है, ठीक है, इसके पति ने दूसरी शादी कर ली, अब ये दूसरी शादी कर ली, ये जाती है कोर्ट में कंप्लेंट करना, पर ये कर नहीं सकती, ये मुझे कहेगी कि आप कर दो मेरी तरफ पे, मैं कहूँगा ना आप अंडर 18 हो, ठीक है, ना आप लुनेटिक हो, ना आप इनसिक हो, ना इन्फर्म हो, या फिर ना आप ऐसी वुमेन हो कि जो बाहर कस्टम में ना जाती, ठीक है, मतलब उनके कस्टम अलाउ नहीं करता उन्हें बाहर निकलने के लिए, तो क्या होगा, क्या मैं इनके यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता हूँ, आंसर इज नो, मैं नहीं कर सकता। बट अगर इनमें से ये अगर कोई निकलता है तो मैं इनके यहाँ पे कर सकता हूँ। मान लो ये ऐसी पर्दा नशील हो रहता है कि सामने नहीं जाती किसी के, और मैं कोर्ट को क्या, फिर मैं कोर्ट जाता हूँ इसके बिहाफ पे, कोर्ट के आप कौन, मैं कहूँगा जी वो लेडीज नहीं आ सकती, उसके बिहाफ पे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए उसका एफिडेविट लगा हुआ है, साइन वाइन हुए हुए, तो मैं कर रहा हूँ उसके बिहाफ। वो कोर्ट पूछेगी क्यों, मैं कहूँगा सर 198 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि एक ऐसी पर्दा नशील हो रहता है वो पब्लिक में नहीं जा सकती, इसलिए आप मुझे अलाउ कर दो। फिर अब यहाँ पर लिखा विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट के ऊपर है, मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज बिहाफ, कि वो उसे ट्रीट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात कह रहा है।
अब बी पार्ट कह रहा है कि अगर मान लो विक्टिम अगर आपका हस्बैंड है, ठीक है, और वो आर्म फोर्स्ड में है, तो और उसका कमांडिंग ऑफिसर उसे जाने नहीं दे रहा और कह रहा है कि तेरी एब्सेंस तेरे को नहीं जाने दूंगा, तो उसके बिहाफ पे कोई और भी कंप्लेंट कर सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे मान लो एक हस्बैंड है, ये एक आर्मी में है, ठीक है, आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स किसी में भी है, अब इसे आने नहीं दे रहे, ठीक है, इसका कमांडिंग ऑफिसर इसे जाने नहीं दे रहा। अब क्या है, और इसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, अब उसकी कंप्लेंट करना चाहता है ये, पर करने नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसका कमांडिंग ऑफिसर नहीं जाने दे रहा। तो क्या होगा, इसमें वो बताया गया फिर ये इसके बिहाफ पे कोई और भी कंप्लेंट कर सकता है, पर इसका लिंक मिलता है आपको हमारा सब क्लॉज 4 में। सब क्लॉज 4 में देखिए क्या लिखा है कि जो हमने क्लॉज बी पढ़ा जिसमें एक हस्बैंड है और वो एग्रीव्ड है यानी कि विक्टिम है, और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, और उसका कमांडिंग ऑफिसर जान नहीं दे रहा, तो कैसा प्रोसेस कैसे होगा? और उसके बिहाफ पे ये मुझे कहता है कि सर आप मेरे बिहाफ पे कंप्लेंट कर दो, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? पहली बात तो जो वो राइटिंग में देगा, वो हस्बैंड जो है मुझे राइटिंग में देगा, ठीक है, राइटिंग में इजाजत देगा। शैल बी साइंड, और साइंड होंगे अदरवाइज अटेस्टेड बाय हस्बैंड, यानी कि जो ये राइटिंग में दिया है इसने मुझे, ये साइंड होंगे इसके हस्बैंड के, ठीक है, इस आदमी के एग्रीव्ड के। शैल कंटेन द स्टेटमेंट इफेक्ट दैट ही इज इन्फॉर्म्ड द कंप्लेंट फाउंड शैल बी काउंटरसाउंड बाय द कमांडिंग, और इसके काउंटर साइन होंगे। जो ये कंप्लेंट बनेगी ना, देखो जो ये बनाएगा, जो मुझे अथॉरिटी देगा, इस पे एक तो उस हस्बैंड के साइन होंगे, ठीक है, जो आर्मी में है, और साथ में इसके कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग सीओ साहब के भी साइन होंगे, काउंटर साइन, ठीक है। तो ये बात कह रहा है, and shall be comply with the certificate signed and office of a leave of the purpose of the making of complaint cannot be time be granted to husband, और वो भी ये रीजन भी दिखेगा कि क्यों नहीं निकालने जा रहे, कि जंग चल रही है, ये वो कोई भी रीजन है। और इसका जो एक और 5 में भी बात दे रखी है, एनी डॉक्यूमेंट परपेटिंग सच ऑथोराइज कंप्लाई विद द सबसेक्शन 4 सर्टिफिकेट, एंड उसे एविडेंस की तरह भी यूज करा जा सकता है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, उसे एविडेंस की तरह भी यूज करा जा सकता है, और कुछ नहीं है इसमें। तो बी में समझ लिया, अब सी पॉइंट समझते हैं। सी पॉइंट कह रहा है आपका कि वेयर द एग्री पर्सन ऑफेंस 494 495 494 और 495 में अगर कोई है, वाइफ है, तो वाइफ में भी कंप्लेंट। अब यानी कि कोई बाइगेमी का केस है, बाइगेमी के केस में आपका कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है? वाइफ के बिहाफ पे, ठीक है, वाइफ के बिहाफ पे आपका उस वाइफ का पापा कर सकता है, मदर कर सकती है, हस्बैंड सॉरी ब्रदर कर सकता है, सिस्टर कर सकती है, सन या डॉटर भी कर सकते हैं, और फादर मदर्स और ब्रदर और सिस्टर भी कर सकते हैं। पर ये क्या है कि कोर्ट उसे माने ना माने कि कोर्ट के ऊपर है, मतलब कोई भी कर सकता है कंप्लेंट अगर वाइफ के साथ बाइगेमी या ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो कब करेंगे? वाइफ के पापा मम्मी भी कर सकते हैं, उनके बच्चे भी कर सकते हैं कि हमारे पापा जो है वो अडल्ट्री कर रहे हैं, और सॉरी बाइगेमी करिए। अब यहाँ पर देखा अडल्ट्री की बात करिए, 497 में और 498 में अडल्ट्री की बात हुई है। 497 में तो अडल्ट्री की बात हुई, उसमें लिखा है कि अगर अडल्ट्री में तो ऑब्वियस बात है जो विक्टिम होगा वो हस्बैंड होगा, ठीक है, तो हस्बैंड ही कंप्लेंट करेगा, ठीक है। किसके अगेंस्ट करेगा? एक आदमी के अगेंस्ट करेगा, तो उसमें हस्बैंड ही विक्टिम है, सिंपल सा बताया गया। अब यहाँ पर बताया गया प्रोवाइडेड एब्सेंस ऑफ द हस्बैंड सम पर्सन हु हैड केयर ऑफ द वुमन इन दिस बिहाफ व्हेन ऑफेंस वाज कमिटेड द लीव ऑफ द कोर्ट मेक अ कंप्लेंट। अब मान लो जो हस्बैंड था, हस्बैंड के अपनी वाइफ को किसी के टेक केयर में छोड़ के गया, अपनी माँ के टेक केयर में छोड़ के गया, तो हस्बैंड के बिहाफ पे वो भी केस कर सकती है, कोर्ट उस पर भी कॉन्ग्निजेंस ले सकती है। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि अगर कोई व्हेन इन केस ऑफ फॉलिंग अंडर सबसेक्शन कंप्लेंट इज सॉट टू बी डिक्लेरेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और क्योंकि अगर वो माइनर एलिमेंट है उसके बेस पे आपका कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी ले सकती है, एनजीओ भी ले सकती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में कह रहा है रेप के बारे में। मान लो एक लेडी का रेप हुआ है, और रेप क्या हुआ, ये मैरिड थे, ठीक है, ये मैरिड वुमेन थी, और इसका रेप करने वाला इसका खुद का हस्बैंड था, और इसकी एज 18 के अंडर है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर इसे कंप्लेंट देनी पड़ेगी, तभी कोर्ट कॉन्ग्निजेंस लेगा, अदरवाइज कोर्ट कॉन्ग्निजेंस नहीं लेगा। देखिए क्या लिखा है, नो कोर्ट टेक कॉन्ग्निजेंस, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करेगा इन द सेक्शन ऑफ 376 वेयर द सच ऑफेंस कंसिडर्ड ऑफ सेक्सुअल रेप बाय हिज ओन वाइफ। अगर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ करा है और उस वाइफ की एज आपका 18 साल से कम है, ठीक है, इफ मोर देन 1 ईयर elapsed डेट ऑफ कमीशन, मतलब मान लो ये लेडी है, ठीक है, इसकी एज क्या है, 18 से कम है, अंडर 18 ईयर्स है, इसका 1 जनवरी को इसके साथ रेप, 1 जनवरी 2022 को इसके साथ रेप हुआ है, और रेप करने वाला कौन था, इसका हस्बैंड ही था, ठीक है। तो ये कंप्लेंट कर सकती है, पर इसको 1 जनवरी 2023 के बीच में, इन बीच में 1 जनवरी 2023 तक कंप्लेंट करनी पड़ेगी अपनी पति की, तभी कोर्ट कॉन्ग्निजेंस लेगा, अदरवाइज कोर्ट कॉन्ग्निजेंस नहीं लेगा। तो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अबेटमेंट, और ये कह रहा है कि ये जो ऊपर हमने जितना भी पढ़ा अभी तक, उसका कोई अबेटमेंट करता है, अटेम्प्ट करता है, तो भी करता है, तो वो सब चीजें कभी कॉन्ग्निजेंस कोर्ट नहीं ले सकता। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।